नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में। आप देख रहे हैं देश डायरी और मैं हूं साबिता ठाकुर। दोस्तों, यहां पर हम आपको देश के किसानों से जुड़े सभी सुर्खियों से अपडेट कराते हैं, साथ ही बताते हैं ग्रामीण विकास, कृषि क्षेत्र और देश में घटित विभिन्न पहलुओं के बारे में। तो आइए जानते हैं कि क्या खास है आज की देश डायरी में। आज हम बात करेंगे चावल एक्सपोर्ट के बारे में, जानेंगे दलहन इंपोर्ट से जुड़े नए फैसले को, बताएंगे छत्तीसगढ़ किसानों की नई खेती का जरिया, समझेंगे पश्चिम बंगाल के किसानों की नई मुसीबत के बारे में, साथ ही बताएंगे उत्तराखंड के सुगंधित फूलों की खेती के बारे में। इस साल देश में चावल के उत्पादन में कमी का आंकड़ा सामने आ रहा है। वहीं अमेरिकी कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कम उत्पादन के चलते भारत का चावल एक्सपोर्ट भी घट सकता है। हालांकि वैश्विक स्तर पर चावल के उत्पादन में कुछ सुधार भी देखा जा सकता है। अमेरिकी कृषि विभाग यानी यूएसडीए ने साल 2015-16 के दौरान दुनिया भर में चावल उत्पादन में कुछ सुधार होने की उम्मीद जताई है। यूएसडीए की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 के दौरान दुनिया भर में चावल का उत्पादन 47.01 करोड़ टन रह सकता है। हालांकि उत्पादन अनुमान में बढ़ोतरी के बावजूद इस साल वैश्विक स्तर पर चावल का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कम ही रहेगा। पिछले साल दुनिया भर में 47.82 करोड़ टन चावल का उत्पादन हुआ था। यूएसडीए के मुताबिक साल 2015-16 के दौरान भारत से चावल का निर्यात घटकर सिर्फ 85 लाख टन होने का अनुमान है। खरीफ सीजन के दौरान देश में दलहन के उत्पादन में भारी गिरावट आई है। साथ ही कुछ दिनों पहले दालों की कीमतों में भी महंगाई का असर देखा गया था। आने वाले दिनों में ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार दलहन इंपोर्ट में जरूरत के हिसाब से इजाफा कर सकती है। दालों की कीमतों में दोबारा महंगाई का असर ना दिखे, इसके लिए दलहन की कीमतों को और घटाया जाएगा, जिसके लिए सरकार दालों के इंपोर्ट को बढ़ा सकती है। प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में दालों को लेकर बैठक की गई। बैठक में दलहन के मौजूदा स्टॉक और आने वाले दिनों में दालों की जरूरत को पूरा करने के लिए जरूरी इंपोर्ट पर चर्चा की गई। देश में कितनी दाल इंपोर्ट करने की जरूरत है, इसके बारे में दालों की महंगाई से जुड़े हर विभाग के सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वो अपनी राय दें और साथ ही ये बताएं कि अगर सरकार 100 रुपए प्रति किलो की दर से दाल मुहैया कराती है तो इसके लिए कितनी सब्सिडी की जरूरत हो सकती है। रबी सीजन के दौरान सर्दी के मौसम में हो रहे बदलाव का असर गेहूं की फसल पर साफ तौर से देखा जा सकता है। अनुकूल मौसम की वजह से गेहूं की बुआई में कमी और तापमान सामान्य से अधिक होने के कारण गेहूं की फसलों में फफूंद रोग लग गया है, जिसके चलते गेहूं का उत्पादन पिछले 5 साल के निचले स्तर पर हो सकता है। देश भर में गेहूं की कम बुआई और सीजन में प्रतिकूल मौसम की वजह से इस साल गेहूं का उत्पादन 5 साल के निचले स्तर तक जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। करनाल स्थित गेहूं रिसर्च निदेशालय के निदेशक इंदु शर्मा ने ये आशंका जताई है। इंदु शर्मा के मुताबिक देश के सभी प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ज्यादा है और इन हालात में गेहूं की फसल को फफूंद रोग लगने की आशंका बढ़ जाती है। उनके मुताबिक किसानों की फसलों को फफूंद के रोग से बचाने के लिए छिड़काव करने की सलाह दी गई है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में फफूंद रोग बढ़ने की आशंका है। गेहूं रिसर्च निदेशालय ने देश भर में 870 से 880 लाख टन गेहूं के पैदा होने का अनुमान लगाया है। अगर किसान की फसल का उत्पादन ज्यादा हो तब भी उन्हें घाटा सहना पड़ता है। अगर उनकी फसल का उत्पादन ज्यादा ना हो तब भी उन्हें घाटा सहना पड़ता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों ने इस परेशानी से बचने का हल निकाल लिया है। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर जिले के रविंद्रनगर, सिलफिली समेत कई गांवों में किसानों ने सब्जी के दाम में गिरावट आने के बाद आमदनी बढ़ाने का नया तरीका शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब ये किसान फूलों की खेती करके मुनाफा कमा रहे हैं। सूरजपुर के रविंद्रनगर सिलफिली के किसान जहां पूरे साल सब्जी की खेती करते हैं, वहीं बीते कुछ सालों में सब्जी की पैदावार ज्यादा होने से सब्जियों के दामों में गिरावट आने लगी है, जिससे छोटे किसानों को भारी घाटा हुआ है, जिसके चलते किसानों ने फूलों की खेती करने का फैसला किया है। इन फूलों की मांग छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों समेत अब दूसरे राज्यों में भी बढ़ने लगी है। पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में इन दिनों हाथियों का आतंक बढ़ने लगा है।
जंगल में पर्याप्त मात्रा में खाने की चीजें न होने के कारण आए दिन हाथी किसानों के खेतों में घुस जाते हैं, जिससे किसानों की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। पश्चिम बंगाल के 3 जिलों पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा और पुरुलिया के लगभग 300 गांव के लोग हाथियों के आतंक से परेशान हैं। हाथियों का झुंड आए दिन किसानों के खेतों में घुस जाता है और उनकी फसल को तबाह कर देता है। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाथी फसल के साथ ही गांव के लोगों और उनकी झोपड़ियों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं खड़गपुर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर्स का कहना है कि जंगल में खाने की कमी के चलते हाथी गांव की तरफ आ रहे हैं। साथ ही सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए मोबाइल टीम और हुल्ला दल भी बना रखा है। देश के पहाड़ी क्षेत्रों के लोग रोजगार जैसी समस्याओं के चलते जहां मैदानी क्षेत्रों की तरफ अपना रुख कर रहे थे, तो वहीं उत्तराखंड के जिलों के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर महकने वाले फूलों और औषधियों की खेती पर जोर दे रहे हैं। उत्तराखंड के पौड़ी और अल्मोड़ा जिलों के किसान पिछले कई सालों से बंजर 55 हेक्टेयर भूमि पर डेमस्क गुलाब, लेमन ग्रास, तेजपात और तिमूर जैसे सुगंधित पौधों की खेती पर जोर दे रहे हैं। पौड़ी और अल्मोड़ा जिला के कई गांवों के किसान जंगली जानवरों से फसल को नुकसान, सिंचाई और ढुलान जैसी समस्याओं के चलते खेती छोड़ चुके थे। पिछले 1.5 से 2 दशकों से यहाँ खेत बंजर थे, लेकिन पौड़ी और अल्मोड़ा जनपद के गांव के किसानों ने मार्च 2014 में परंपरागत खेती के बजाय महकने वाले फूलों और औषधियों की खेती करने का निर्णय लिया, जिसके चलते आज यहाँ के किसान खेती के जरिए मुनाफा कमा रहे हैं। सर्दियों के बदले मौसम के मिजाज से रबी फसलों को भारी राहत मिली है। गर्म सर्दियों से जहां गेहूं की फसल की बुआई पर असर देखा जा रहा है, वहीं बढ़ती सर्दी गेहूं के उत्पादन में सुधार ला सकती है। कृषि मंत्रालय के ताज़ा बुआई के आंकड़ों के अनुसार गेहूं का बुआई रकबा पिछले साल के मुकाबले 14 लाख हेक्टेयर पिछड़ा हुआ है। इसके साथ ही दलहन और तिलहन के बुआई रकबे में भी भारी कमी आई है। फिलहाल गेहूं को छोड़कर बाकी अन्य फसलों की बुआई का समय समाप्त हो चुका है। नए आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में गेहूं का रकबा 4.5 लाख हेक्टेयर पिछड़ा हुआ है। वहीं गुजरात में गेहूं का बुआई रकबा 3.5 लाख हेक्टेयर पिछड़ा हुआ है। साथ ही मध्य प्रदेश में भी गेहूं का रकबा 3.25 लाख हेक्टेयर घटा है। और अगर बात करें दलहन फसलों की, तो दलहन फसलों की बुआई का रकबा 3.54 लाख हेक्टेयर कम हुआ है। वहीं मौसम में आए बदलाव से गेहूं फसलों के उत्पादन को पूर्वानुमान के मुताबिक बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किसानों और आम जनता के लिए सरकार के उठाए गए कुछ खास कदमों के बारे में। भारत सरकार ने नीरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 6 साल की अवधि के दौरान लागू की जाएगी। नीरांचल परियोजना को पिछले साल अक्टूबर में मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी थी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। देश के पहाड़ी इलाकों में खेती करना सबसे मुश्किल होता है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में जैविक खेती पर जोर दिया जा रहा है, जिसके लिए उत्तराखंड के 10 ब्लॉकों में कृषि विकास योजना के तहत एक कार्यक्रम को शुरू किया गया है। उत्तराखंड में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10 विकास खंडों को चिन्हित करके राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत 10 विकास खंडों में रासायनिक पेस्टिसाइड्स का कृषि में इस्तेमाल करना प्रतिबंधित किया गया है। जैविक उत्पाद परिषद को जिम्मेदारी दी गई है कि वो न सिर्फ जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करे, बल्कि पेस्टिसाइड्स का प्रयोग ना हो, इस पर भी नजर रखे। राज्य में पारंपरिक कृषि और उद्यान फसलों को जैविक उत्पाद के रूप में सामने लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही 10 मार्च को देहरादून में जैविक उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भी लगाया जाएगा, ताकि उत्तराखंड के जैविक उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जा सके। हरियाणा का बागवानी विभाग प्रदेश में प्याज की खेती का रकबा बढ़ाने वाला है। इसके लिए राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। प्याज का उत्पादन बढ़ाने के लिए दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इस इलाके में प्याज का उत्पादन अधिक होता है, इसीलिए यहाँ के किसानों को प्याज उत्पादन के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पर किसानों को विदेशी प्याज का बीज मुहैया कराया जाएगा
किसान प्याज उत्पादन कर फसल को केवल हरियाणा में ही नहीं बल्कि दिल्ली की मंडियों में भी बेच सकेंगे। किसान विदेशी किस्मों के प्याज को निर्यात भी कर सकेंगे। इससे किसान आर्थिक मुनाफा भी कमा सकेंगे। बागवानी विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में सालाना करीब 16 लाख हेक्टेयर में प्याज की खेती की जाती है, जिसे बागवानी विभाग 20,000 हेक्टेयर तक बढ़ाना चाहता है। नीलांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक ने एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 6 साल की अवधि के दौरान लागू की जाएगी। भारत सरकार ने नीलांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 6 साल की अवधि के दौरान लागू की जाएगी। नीलांचल परियोजना को पिछले साल अक्टूबर में मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी थी। इस परियोजना का कुल बजट परिव्यय 2,142 करोड़ रुपए है, जिसमें 1,071 करोड़ रुपए सरकार का हिस्सा और शेष 50% विश्व बैंक का हिस्सा होगा। वाटरशेड परियोजना को लागू करने वाले सभी 28 राज्य नीलांचल से लाभान्वित होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान प्याज के दामों में महंगाई आने के कारण केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है। हालांकि प्याज के उत्पादन में इजाफा होने से प्याज की कीमतें बेहद कम हो गई हैं, जिसके चलते सरकार ने प्याज निर्यात करने का फैसला किया है। किसानों को प्याज की पर्याप्त कीमत मिल सके, इसके लिए सरकार ने प्याज के निर्यात का फैसला किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय सरकार ने प्याज के निर्यात पर ये कहकर रोक लगाई थी कि प्याज के दाम बहुत बढ़ गए हैं और उत्पादन और उपलब्धता कम है। उस समय शहरों के बाजारों में प्याज के दाम बढ़कर 100 रुपए किलो के आसपास पहुंच गए थे। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही प्याज के दाम कम होने शुरू हो गए और अब शहरों के फुटकर बाजार में 10 से 15 रुपए किलो की दर से प्याज बिक रही है। मछली व्यवसाय से जुड़े किसानों को उनके उत्पाद का अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इसके लिए हिमाचल प्रदेश के मत्स्य विभाग ने मत्स्य पालन से जुड़े लोगों के लिए कई योजनाएं शुरू कर रखी हैं, जिसका किसानों के साथ ही मत्स्य विभाग को भी लाभ मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के मत्स्य विभाग को पिछले साल अनुमानित आय से अधिक आय का लाभ मिला है। पिछले साल प्रदेश में कई प्रकार की मछलियों के लिए 10,736.11 टन मछली बीजों का उत्पादन किया गया था। इससे विभाग को 9,737.31 लाख रुपए का लाभ हुआ था। वहीं इस साल गर्म इलाके में पनपने वाली कॉमन कॉर्प प्रजाति की मछलियों के लिए 230.905 लाख बीज तैयार करके प्रदेश भर में मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रदेश में ट्राउट से लेकर कॉर्प, कातला, रोहू, सिंघाड़ा, महाशीर, मृगल, मिरर कॉर्प, सिल्वर कॉर्प समेत 1 दर्जन मछली की प्रजातियां पाई जाती हैं। साथ ही भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार भी प्रदेश में मछलियों की प्रजाति पाई जाती है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अभियान स्वच्छ गंगा अभियान की मुहिम का असर दिखने लगा है। इस अभियान के तहत पहले गंगा, फिर यमुना और अब पुणे की मूला और मूठा नदियों को भी स्वच्छ बनाया जाएगा। गंगा नदी को साफ करने के लिए शुरू हुई मुहिम स्वच्छ गंगा अभियान के राष्ट्रीय नदी रक्षा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत केंद्रीय प्रदूषण निगम ने देश की 302 प्रदूषित नदियों की सूची बनाई है, जिसमें से पुणे की मूला और मूठा नदियों को भी साफ सुथरा बनाया जाएगा। इसके साथ केंद्र सरकार ने जापान की इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत मूला और मूठा नदियों को अगले 6 सालों में पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा। बीते साल में इन नदियों की सफाई को लेकर पुणे के कई संगठनों ने आंदोलन भी चलाया था। इस समय देश भर में खेती की स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन जैसे उपकरणों पर भी जोर दिया जा रहा है। हालांकि किसानों को ये उपकरण आसानी से और कम कीमतों पर भी मिल जाए, इसके लिए सरकार कई सब्सिडी योजनाएं भी चला रही है। लेकिन इन दिनों उत्तराखंड के किसान विदेशी ड्रैगन की खरीद पर भी जोर दे रहे हैं। उत्तराखंड के खेतों में चीन में बने कृषि यंत्रों की मांग बढ़ने लगी है, जिसके चलते भारतीय कंपनियों को घाटा हो रहा है। भारतीय कृषि यंत्रों पर सरकार सब्सिडी भी दे रही है, लेकिन इसके बावजूद भी चीन के बने यंत्र बेहद सस्ती कीमतों पर बाजार में मिल रहे हैं। उत्तराखंड के कृषि बेल्ट माने जाने वाले हरिद्वार जिले में कृषि उत्पादों का बाजार करीब 30% हो गया है। तराई और खादर क्षेत्रों में इनकी मांग बढ़ी है।
चीनी उत्पाद टिकाऊ नहीं होते हैं, लेकिन ये देशी यंत्रों से काफी सस्ते होते हैं, जिसके चलते किसान विदेशी यंत्रों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो दोस्तों, देश डायरी में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा और भारत सरकार की कुछ खास सुविधाओं के बारे में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आकाशवाणी स्टेशन का तोहफा मिल गया है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 20 जनवरी को आकाशवाणी केंद्र का शिलान्यास किया। इस आकाशवाणी FM रेडियो स्टेशन की क्षमता 10 किलोवाट तक की है। इस आकाशवाणी को 50 किलोमीटर के दायरे में सुना जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। आए दिन जितने मामले बिजली चोरी के सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा बिजली में बिल की कमी और या फिर कभी ज्यादा बिल के मामले सामने आते रहते हैं। इसी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए उत्तर प्रदेश में प्रीपेड बिजली मीटर की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम अब बिजली चोरी को रोकने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने जा रहा है। बिजली उपभोक्ताओं को अब ऐसे ही मीटर दिए जाएंगे। मेरठ से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद गाजियाबाद और नोएडा में प्रीपेड मीटर लॉन्च किए जाएंगे। कई जगह लाइन हानि 45 से 50% तक है। प्रीपेड बिजली मीटर से मेरठ, गाजियाबाद जैसे शहरों में बिजली चोरी को रोकने में मदद मिल सकती है। इससे बिजली का बिल भरने में भी दिक्कत नहीं होगी। इस मीटर को 5,000 रुपए तक का एक बार में रिचार्ज कराया जा सकेगा। प्रीपेड बिजली मीटर को 4 महीने में एक बार रिचार्ज कराना होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में योजना बनाओ अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जाएगा। इसके तहत राज्य सरकार गरीब विधवा महिलाओं को पेंशन और आवास देने वाली है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि अगले सत्र में 8वीं और 9वीं कक्षा में कौशल विकास की पढ़ाई शुरू होगी। साथ ही हर विधवा को सरकार पेंशन और आवास भी देगी। राज्य के सक्षम लोगों से गैस सब्सिडी की तरह राशन कार्ड भी सरेंडर करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने रांची जिला के गेतलसुद में योजना बनाओ अभियान का शुभारंभ किया। योजना बनाओ अभियान के तहत गांव में ही भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण ही योजनाओं का निर्माण कर सकेंगे। साथ ही हर गरीब परिवार को 2-2 गाय भी दी जाएंगी। गाय रखने के लिए जिनके पास जगह नहीं है, उनके लिए पशु हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हो गई है। इस केंद्र के जरिए लोगों का मनोरंजन तो होगा ही, साथ ही किसान खेती से जुड़ी जानकारियों से भी अपडेट रह सकेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आकाशवाणी स्टेशन का तोहफा मिल गया है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 20 जनवरी को आकाशवाणी केंद्र का शिलान्यास किया। इस आकाशवाणी FM रेडियो स्टेशन की क्षमता 10 किलोवाट तक की है। इस आकाशवाणी को 50 किलोमीटर के दायरे में सुना जा सकता है। इस केंद्र में मनोरंजन के कार्यक्रमों के साथ ही कृषि संबंधी जानकारी भी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत मेरठ, अमेठी, इटावा और लुधियाना में आकाशवाणी के प्रसारण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत यहाँ पर FM केंद्र की स्थापना की गई है, जिसके बाद यहाँ जल्द ही दूरदर्शन का प्रसारण केंद्र भी बनाया जाएगा। सौर ऊर्जा का विस्तार शहरों से लेकर गांवों में भी तेजी से हो रहा है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा भी जल्द ही सौर ऊर्जा से जगमगाने वाली है और साथ ही दिल्ली विधानसभा अपना एक नया चैनल प्रसारित करने वाली है। जल्द ही दिल्ली विधानसभा सौर ऊर्जा से जगमगाने वाली है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के पास 3 प्रस्ताव भेजे थे, जिसमें से अभी केवल सौर ऊर्जा को ही मंजूरी दी गई है। इसके तहत जल्द ही राज्यसभा और लोकसभा की तरह ही दिल्ली विधानसभा का भी अपना एक अलग चैनल होगा। दिल्ली विधानसभा ने इस चैनल को 24 घंटे चलाने की योजना बनाई है। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा को पेपरलेस करने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है, जिसे अभी केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों में महिला पुलिस थानों पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अब हिमाचल प्रदेश के जिलों में भी महिला पुलिस थाने की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। अपराध कम करने की कोशिशों में जुटी हिमाचल पुलिस ने साल 2016 के लिए अपना लक्ष्य तय कर लिया है।
महिला अपराधों के प्रति सख्त रुख करते हुए इस साल हिमाचल के कुल्लू और बद्दी क्षेत्रों में 2 महिला थाने स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश में महिला थानों की संख्या बढ़कर 5 हो जाएगी। वहीं प्रदेश को नशा मुक्त करने और नशे के कारोबारियों पर अंकुश लगाने के लिए हिमाचल पुलिस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ काम करेगी। साथ ही सड़क हादसों में कमी और ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने पर भी काम किया जा रहा है। जिस समय देश में मोबाइल फोन का प्रचलन आया था, उस समय ये सिर्फ कुछ लोगों की पहुंच तक ही सीमित था, लेकिन अब मोबाइल फोन का उपयोग देश भर के हर वर्ग के लोग करते हैं। मोबाइल फोन पर बात करने से लेकर मनोरंजन जैसी सुविधाएं तो मिलती ही है, साथ ही इसका फायदा किसानों को भी अब मिल रहा है। करीब 20 साल पहले देश में मोबाइल सेवा का शुभारंभ हुआ था, जिसका आंकड़ा अब 100 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया है। देश के करीब 80,000 सरकारी बैंकों की शाखाएं लोगों तक मोबाइल के जरिए अब अपनी सेवाएं पहुंचाने की तैयारी कर रही हैं। आधे देश में अभी भी बैंकिंग सेवा नहीं पहुंच पाई है। कई तरह की सरकारी सेवाएं जनता अब मोबाइल फोन के जरिए ही उठा रही है। मोबाइल फोन का लाभ किसानों को भी मिले, इसके लिए किसान कॉल सेंटर खोला गया है। किसान कॉल सेंटर में किसान अपनी भाषा में खेती से जुड़ी सारी समस्याओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। कई जगहों पर मछुआरे और किसान अब मंडी में कीमत करके अपना माल खुद ही बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। आए दिन हम भूकंप के छोटे मोटे झटके महसूस करते रहते हैं। वहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पिछले 1 साल के अंदर ही भूकंप के कई झटके लग चुके हैं, जो कि आने वाले दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक बड़ी तबाही का संकेत है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पिछले 1 साल के भीतर भूकंप के कई झटके लग चुके हैं। अक्सर हिमालयन रेंज में केंद्र होने वाले इन भूकंपों को वैज्ञानिक किसी बड़े खतरे की महज एक चेतावनी मान रहे हैं। कानपुर IIT ने पिछले 15 सालों के शोध और देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट की जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के ये झटके भविष्य के लिए भयानक संकेत दे रहे हैं। IIT कानपुर में हुए सर्वे के मुताबिक चंडीगढ़, पिंजौर और टकसाल कमजोर जोन में हैं। भूविज्ञानी प्रोफेसर जावेद एन मलिक ने हिमालयन श्रृंखला में भूकंप को लेकर 2001 से 2015 तक किए अपने शोध में बताया है कि हिमालयन क्षेत्र का भूकंप उत्तर भारत में कई जगह तबाही ला सकता है। तो दोस्तों, वक्त हो चला है हमारे जाने का। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े फायदे की बात को जानने के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल ID है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120 498 0000, साथ ही 0011।